Welcome back, old book nerd. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक कैट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हिंदी के सेकंड लेक्चर, जो कि पहला चैप्टर हमने उठाया है वर्णमाला, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसका ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और आपने आई होप वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो उसे जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले वीडियो में हमने कंप्लीट स्वर की बात की थी, आज हम बात करेंगे व्यंजन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन आखिर होता क्या है। तो स्वर आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से स्वर को हमने समझा और उसके क्या क्या टाइप हैं और किस प्रकार से उसको अलग अलग उसके प्रकार में डिवाइड किया गया है, उसकी स्थिति और उसके बोलने के या उसके उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर व्यंजन होता क्या है। तो व्यंजन वह होता है जिन वर्णों को बोलने में स्वर की क्या सहायता लेनी पड़े तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। लेकिन हमने स्वर में पढ़ा था कि उन्हें मुक्त रूप से बोला जा सकता है, उन्हें किसी अदर वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए वो स्वर थे। यानी वो कम्प्लीटली फ्रीडम थे, यानी फ्रीली वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे। बट यहाँ पर व्यंजन जो है, जिसे हम कंसोनेंट बोलते हैं, वो आपका जो है वो क्या होता है कि वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं स्वर पे। जैसे अगर मैं का बोलता हूँ तो का क्या है, डिपेंड ऑन आ, यानी का अगर बोलेंगे तो उसमें आ की साउंड आती है। ठीक है, तो बात जो समझाना था वो बात यही थी कि जो स्वर हैं वो आप अपने आप में वो अकेले उनको बोला जा सकता है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि उनमें क्या होती है, सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद आपका आता है कि नोट यहाँ पर देख लें कि प्रत्येक व्यंजन में उच्चारण में, जैसे आ की मैंने बता दिया कि आ की साउंड आती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं का, जैसे खा लिखा है तो आधा खा प्लस आ इजिकल टू खा, यानी खा बोलेंगे। अगर खा जैसे बोलेंगे तो आ अगर हम नहीं निकाला खा तो वो बोला ही नहीं जाएगा वर्ड। तो इस प्रकार से क्या है कि उसमें आ का साउंड आ रहा है। जैसे पा लिखा है तो पा, पा में क्या है, पा प्लस आ, तो मतलब दो, यानी व्यंजन तब बोला जाएगा जब स्वर उसके साथ मिक्स होता है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई ध्वनि मुख में कहीं ना कहीं क्या होती है, किसी न किसी भाग से टकराती है, यानी बाधित होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, वो सॉरी व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन क्या होता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्यंजन के प्रकार पूछता है और उनमें से जो उसके वर्ण हैं वो पूछे जाते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो है, पहला आपका एक तो होता है स्पर्श व्यंजन होता है, और फिर एक अंतस्थ व्यंजन होता है, एक ऊष्म व्यंजन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीन प्रकार के व्यंजन हमारे पास हैं। एक आपका स्पर्श, मतलब कि वो छूता हुआ, यानी स्पर्श का मतलब समझ रहे हैं। अंतस्थ यानी अंदर से कुछ इसका जो है भीतर, और ऊष्म यानी कुछ गर्म। तो यहाँ पर अब पहला जो हम देख रहे हैं कि आप स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। इनकी संख्या पूछता है बराबर, तो आपको बताना होगा 25। ओके, अब स्पर्श व्यंजन आखिर हैं क्या, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श का अगर अर्थ की बात करूं तो आपको पता है कि छूना, किसी भी चीज़ को टच करना स्पर्श होता है। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो मुंह के किसी भी भाग, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या फिर आपके ओष्ठ को स्पर्श करती है, तो वो क्या है, आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो क्लियर हुई बात। यहाँ बोला गया है कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो कि भीतर से जब उच्चारण करते हैं तो जो आपकी जीभ है वो क्या है, किसी ना किसी भाग से टकराएगी। और भाग हमारे माउथ के कौन कौन से हैं, आपका तालु हो गया, कंठ हो गया हैं, ठीक है, मूर्धा हो गया, या फिर आपका हो सकता है दांत हो गया या ओष्ठ हो गया। तो ये सारे जो आपके एलिमेंट हैं इनसे कहीं ना कहीं बाधित होती है, टकराती है, उसे ही हम स्पर्श व्यंजन कह रहे हैं। और दूसरी बात, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि स्पर्श व्यंजन का जो सिनोनिम है वो क्या है, आपका वर्गीय। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, सपोज क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि वर्गीय व्यंजन बताइए, वर्गीय व्यंजन की परिभाषा क्या है, वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, और आपको उसमें से कोई सा वर्गीय व्यंजन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता तो फिर कैसे पकड़ेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है एक एक करके हम देखेंगे। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि किस प्रकार से जो व्यंजन है तो वो कौन कौन से हैं, कहाँ से। तो का वर्ग व्यंजन की बात करें, जो ये आपके सामने लिखा है का वर्ग व्यंजन, का में क्या क्या आता है? का में आता है का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सारे व्यंजन हैं, ये आपके कंठ से यानी कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ से स्पर्श करते हुए बोलते हैं। जैसे आप बोले का, खा, गा, घा, अणा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से बोले जाते हैं। चा वर्ग जो है चा, छा, जा, झा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से तालु, तालु क्या होता है? आपका माउथ जो अपना ऊपर वाला तालु है उससे स्पर्श करता है, ठीक है। क्या स्पर्श करेगा? जीभ स्पर्श करेगी। और टा वर्ग जो है टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। मूर्धा यानी आपका जो माउथ है उसकी बात करें। उसके बाद आपका आता है ता वर्ग, तान, ता, था, दा, धा, ना, ये दांतों को स्पर्श करता है। जब आप बोलेंगे ता, था, दा, धा यानी आपका, ठीक है। पा वर्ग जो है पा, फा, बा, बा, मा, ठीक है। तो ये ओठ या ओष्ठ बोल सकते हैं या होठ बोल सकते हैं, इनको स्पर्श करता है। मूर्ध का मतलब होता है मसूड़ा, ठीक है। तो इसको आप टा, ठा, डा, ढा, तो ये मसूड़ों को स्पर्श करती है जीभ, और ये जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं 100%, 100% क्वेश्चन बनते हैं। और कोई भी एक वर्ड उठा के दे देगा आपको, वर्ड नहीं सॉरी, आपका वर्ण उठा के दे देगा, जहाँ पर आपसे पूछेगा कि ये कौन सा मतलब बोला जाता है, कौन से, यदि मूर्धा है कि कंठ है या कि दांतों से बोला जाता है, ठीक है। तालब्य, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके लास्ट वीडियो में, और ये थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा जो उठा रहे हैं वो आपका है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंत का मतलब होता है, अंतस्थ मतलब भीतर की बात कर रहा है। तो अंतस्थ व्यंजन का जो अर्थ है मैंने बताया, भीतर के उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें, मुंह के भीतर ही रहें, वो क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्लियर है। तो ये व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। मैंने बोला या, र, ला, वा, यानी ये मुंह के अंदर ही अंदर बोले जा रहे हैं, या, रा, ला, वा। आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि या, रा, ला, वा जो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन के कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बाहर के साइड नहीं, अंदर ही बोले जा रहे हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, ठीक है। ये सटाने से होता है। आपको समझ में आया कि किस प्रकार से होता है इसका उच्चारण? जीभ, तालु या दांत जो है सटने से होता है, और कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करेगा। यानी जो है आपकी जीभ है वो कहीं भी पूर्ण तरीके से माउथ में स्पर्श नहीं करती है, लेकिन वो क्या है? सटती है, ठीक है, सटती है। तो वो इस प्रकार से, जैसे अगर मैं बात बोलूँ, ये पेन है और ये दोनों चीज़ सट रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं, बस सट रही हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है? पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होती हैं। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है? अर्ध स्वर। देखिए हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं एक ही के, तो वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, तो वही कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन जो बनाने वाला एग्जामिनर होता है वो उसी में खेल जाता है। उसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार मिलेगा, और चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हों आपको देखने को मिलता है। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म का मतलब समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से एक गर्मी या एक गर्म चीज़ की ऊष्म, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो ऊष्म का अर्थ होता है यानी गर्म, और जिन वर्णों के उच्चारण के समय जो हमारा माउथ है या मुंह है उससे भाप जो है या एक जो वायु है या हवा है वो मुख से विभिन्न वर्गों से टकराने और सांस को गर्मी पैदा कर देती है। यानी जब वो निकलती है वायु तो विभिन्न माउथ में जो जगह हैं उनसे टकराती भी निकलती है, इसके कारण वो क्या होता है? गर्म हो जाती है वायु। तो उसमें क्या होता है कि उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, एक सा और हा। ये आपके 4 हैं, इन्हें याद जरूर रखें। आपसे पूछता है, हर बार पूछता है ये, ठीक है। तो बात क्लियर। उसके बाद आता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। जो उच्चारण ले रहे हैं हम, यानी जो उसका एक उच्चारण है उसके आधार पर हम व्यंजन को, तो अगर कंठ यानी आपका जो है गले से
तो का खा गा घा वा, ठीक है, आपका ये आपका कंठ में जो है का खा गा घा ण। उसके बाद आपका आता है तालव्य, मतलब कठोर तालु से, ठीक है। क्वेश्चन तालु करके नहीं पूछता, तालव्य पूछता है कि तालव्य वर्ण कौन सा है। तालव्य वर्ण होता है आपका च, छ जा झा वा और मा और स, ये सारे जो हैं आपके तालव्य हैं, ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कठोर तालु के अगले भाग से जो निकलता है, तालु का जो अगला भाग है उससे टकरा के निकलते हैं। तो यह आपका हो गया टा ठा डा ढा ड़ा ड़ा और फिर ढा और आपका हो गया स, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दंतस से ऐसी ता था दा धा ना, और फिर आपका वात्सल्य यानी दांतों के मूल से निकलता है, और फिर आपका ओष्ठ जो आपके पाफा वावा है, और स्वर यंत्र से निकलता है हा, ठीक है, स्वर यंत्र यानी हा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन कुछ उसमें महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी केस में। अब हम बात कर रहे हैं प्राण वायु की मात्रा के आधार पर। हम जो प्राण वायु है उसकी मात्रा के आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि इनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास एक मिलता है आपका अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या हुआ? अल्प प्राण जो है जिन वर्गों के उच्चारण में वायु की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अल्प या बहुत कम होती है, तो उनको ही हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और आपका पांचवा, तो ये जो है वर्ग हैं उन्हें उस वर्ग में जो भी जितने भी वर्ण आएंगे तो वो क्या है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे का खा गा णा और फिर जा वा टा डा णा ता बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस प्रकार से। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या रा ला वा, ठीक है, आपको याद रखना या रा ला और वा, ये भी अल्प प्राणी हैं, ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ पर बात को नोट डाउन कर सकते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका कौन सा अल्प प्राण, अल्प प्राण जो हैं ये दोनों क्या हैं आपके? एक ही हैं। कौन से हैं? या रा ला वा, ठीक है, कौन से हैं? या रा ला और बा, ठीक है। तो ये हो गया रा ला वा। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन भी यही हैं और अल्प प्राण भी यही हैं। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महाप्राण की तरफ। तो महाप्राण क्या होता है? महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, अल्प में बहुत कम थी, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो वही महाप्राण हो गए, ठीक है। तो इसमें आप क्या है, वायु की मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए इसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का आपका दूसरा और चौथा जो वर्ण है उसे हम समस्त ऊष्म वर्ण कहते हैं, ठीक है, समस्त ऊष्म वर्ण, या आप क्या है, महाप्राण भी कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर बात समझ सकते हैं कि ऊष्म वर्ण कह रहे हैं प्लस महाप्राण भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें दे रखा है का घा छ झा और ढा और ठा, ये इस प्रकार से सारे, ठीक है, इसमें फॉल करते हैं। अब आता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? बार बार पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मेल से बनते हैं, व्यंजनों के मेल से बनना है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये कौन से हैं? तो इनकी संख्या 4 होती है, आपको ये ध्यान रखना है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और जैसे कि एक क्षत्रिय और त्रा और ज्ञा और आपका जो श्री जो होता है वो वाला, ठीक है। तो ये आपका अदका और सा से सतकोण वाला और फिर आ, इस प्रकार से इसका जो एक आपका विच्छेद है ये किस प्रकार से बनना है। तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं इसके आगे, इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। फिर संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन व्यंजन रहित होता है। संयुक्त व्यंजन जो होता है पहला जो उसका होगा, पहला व्यंजन रहित होता है, व्यंजन रहित होता है। दूसरा आपका जो उसमें होता है वो भी आपका व्यंजन जो होता है पहला वो आपका स्वर रहित होता है और दूसरा आपका व्यंजन रहित होता है। तो ये बात इतनी यहाँ पर समझनी है आपको अच्छे से। अब यहाँ पर जो शायद इसको कितनी बार बोलूँ तो इम्पोर्टेंट कितना है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 100% क्वेश्चनों में ये आपको दिखता है घोष और अघोष क्या है, ठीक है, घोष और अघोष क्या है।
तो घोष यानी व्यंजन, यानी इसे हम घोष को ही अघोष सघोष भी बोलते हैं, संघोष, ठीक है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अगर बस एक बात याद रखनी, आपका संघोष आ जाए या घोष बोले तो जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें कंपन जिसमें होगा उन्हें ही हम घोष कहते हैं, ठीक है, घोष कहते हैं या फिर संघोष कहते हैं। ये वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ग है, ठीक है। सारे के सारे स्वर वर्ण हैं, जैसे कि या, रा, ला, बा और हा, ठीक है। आपको मैंने बताया, उधर हमने पढ़ा था तो उसमें ये सारे तो थे लेकिन हा नहीं था, इसमें हा भी इंक्लूड होता है। और उसके बाद आता है अघोष। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के वर्णों में उच्चारण तंत्रियों में कंपन जो है नहीं होता है। जस्ट उल्टा है कि उसमें कंपन हो रहा था, इसमें कंपन नहीं हो रहा है, जस्ट यही है, का, खा, गा, चा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इनमें जब बोल के आप इनको उच्चारित करके देखेंगे तो आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इसको बार बार देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.